नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रीमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं साई कोचिंग धमतरी। सबसे पहले आप सभी को बधाई कि कल CGBSE नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और आज हम CGBSE नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इंग्लिश के फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के लास्ट के 20 क्वेश्चन तक के कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। हम सिर्फ क्वेश्चन को ही नहीं समझेंगे, उसके साथ साथ उसके पीछे जो सही आंसर है और आंसर के पीछे जो लॉजिक है और जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझेंगे, ताकि आप अपना एक्सपेक्टेड स्कोर और एक्सपेक्टेड रैंक को गैस कर सकें। सबसे पहले डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमने इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो क्वेश्चन के एनालिसिस करके और जो भी हमारे पास सोर्सेस थे ग्रामर के और चैप्टर के, उन सोर्सेस के बेस पे इन आंसर के सही आंसर को गैस किया है। हो सकता है कि ऑफिशियल आंसर के आने पर आंसर थोड़ा डिफरेंट हो सकता। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन के साथ डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच फॉर ही सेड व्हाट इज योर नेम। तो ये क्वेश्चन जो है वो नरेशन का क्वेश्चन है। जैसे कि आपके सिलेबस में नरेशन टॉपिक था तो ये क्वेश्चन नरेशन का है और इसमें आपको पूछा गया है कि ये जो सेंटेंस है ही सेड व्हाट इज योर नेम, इसका करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा। अब नरेशन का ये रूल होता है कि जब भी आपके रिपोर्टेड स्पीच में अगर क्वेश्चन सेंटेंस पूछा गया है तो जो सेड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आस्क्ड। तो मैंने ऑप्शन देखा, सबसे पहला मैंने देखा कि कौन कौन से ऑप्शन में आस्क्ड है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद व्हाट इज योर नेम जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, व्हाट माई नेम वॉज। अब ये कैसे हुआ, ये जो इज है हेल्पिंग वर्ब, ये प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है और नरेशन के रूल के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट होता है। तो पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज के लिए क्या होगा, वॉज। और वॉज मुझे इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं। तो अभी तक बच्चों आप जान चुके होंगे कि इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। तो डायरेक्ट स्पीच में व्हाट इज योर नेम है और इनडायरेक्ट में ही आस्क्ड व्हाट माय नेम वाज। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो आप सब अभी तक समझ चुके होंगे कि आंसर ए ऑप्शन क्यों सही है। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द जॉनरे ऑफ द लेसन द थर्ड लेवल इज। थर्ड लेवल ये चैप्टर आप सभी ने पढ़ा ही होगा, है ना। आई गेस कि आप सभी ने ये चैप्टर तो पढ़ा ही होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि इस चैप्टर का जो जॉनरे है वो क्या है। सबसे पहले जॉनरे क्या होता है, जॉनरे मतलब होता है आ टाइप ऑफ लिटरेचर। अब अलग अलग टाइप के लिटरेचर होते हैं, जैसे कुछ फिक्शन होता है जिसमें नॉन रियल स्टोरी होती है, हॉरर वाली कहानी होती है, ठीक है, और नॉन फिक्शन स्टोरी होती है जिसमें रियल स्टोरी होती है। तो इस चैप्टर का जॉनरे क्या था। सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है हिस्टोरिकल फिक्शन। मतलब क्या हिस्ट्री की बात की गई थी इसमें, ऑब्वियसली नहीं, हिस्ट्री की बात तो नहीं की गई थी। हिस्ट्री होता तो किसी राजा महाराजा की बात की जाती, बट ऐसा तो नहीं था इसमें। ट्रेजेडी मतलब कोई घटना हो जाना, तो क्या इस चैप्टर में कोई घटना हुई थी, नहीं, वो भी नहीं हुई थी। फैंटेसी का मतलब होता है इमेजिनेशन और साइंस फिक्शन का मतलब साइंस रिलेटेड स्टोरीज होती है। तो इस चैप्टर में क्या फैंटेसी की बात की गई थी, इमेजिनेशन की बात की गई थी। हुआ था इस चैप्टर में इमेजिनेशन की बात, कि इस चैप्टर में जो मैन था चार्ली, वो इमेजिन कर रहा था कि मैं पास्ट में चला गया हूँ, बट पास्ट में जाने के लिए उसने अपने इमेजिनेशन में क्या किया, टाइम ट्रेवल। तो एज पर अवर एक्सप्लेनेशन इट इज बेस्ड ऑन अ फ्यूचरिस्टिक आइडिया ऑफ टाइम ट्रेवल। उसने क्या किया, पास्ट में जाने के लिए टाइम ट्रेवल किया। और टाइम ट्रेवल किस में किया जाता है, साइंस में। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, और टाइम ट्रेवल करने के लिए उसने क्या किया, सबवे सिस्टम का यूज किया था, अंडरग्राउंड स्टेशन का यूज किया था। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। आई गेस आप सब समझ गए होंगे कि हमारा सही आंसर सी क्यों है। ठीक है, तो चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द रेड ट्रैप सेलर सेज दैट when he reached the cottage, instead of the sour faces which ordinarily met him, he received a different treatment. तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि ये कौन से चैप्टर से पूछा गया है, द रेड ट्रैप, जो आपकी फ्लेमिंगो बुक का 4th चैप्टर था, द रेड ट्रैप, वहां से पूछा गया। तो रेड ट्रैप सेलर क्या बोलता है कि जब वो कॉटेज पहुंचा, वो रोड से जा रहा था, उसको एक कॉटेज दिखा, और जब वो कॉटेज में पहुंचा तो उसको उस कॉटेज में एक अलग ही ट्रीटमेंट मिला। उस कॉटेज में कौन था, एक ओल्ड मैन था, है ना। तो उस ओल्ड मैन ने उसको डिफरेंट
डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया, और ये उसके साथ पहले ही बार हुआ कि कोई उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया। अभी तक क्या होता था कि वो जब भी कहीं जाता था तो लोग सार फेसेस उसको देख के बनाते थे। सार फेसेस मतलब, सार मतलब तो वैसे खट्टा होता है, लेकिन यहाँ पे सार फेसेस का मतलब क्या है, अनफ्रेंडली। लोग उसको देख के अनफ्रेंडली फेस बनाते थे, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ उसके साथ, उसको अलग ट्रीटमेंट मिला। तो ये किस प्रकार का ट्रीटमेंट था, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट डिड द सेलर गेट क्वेश्चन में पूछा गया। पहला ऑप्शन है हॉस्टाइल, दूसरा ऑप्शन है इनक्रेडुलस, थर्ड ऑप्शन है जेनरस और फोर्थ ऑप्शन है सस्पिशियस। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको इन चारों वर्ड का मीनिंग मालूम होना चाहिए। हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली, इनक्रेडुलस का मतलब होता है अनबिलीवेबल, जिसपे आपको विश्वास ना हो सके, और सस्पिशियस का मतलब होता है डाउटफुल, ठीक है। और जेनरस का मतलब क्या होता है, वेरी काइंड। जो इंसान जेनरस होता है मतलब वो बहुत क्या है, अच्छा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे 3 ऑप्शन जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो क्या उसको कॉटेज में कोई नेगेटिव ट्रीटमेंट मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको बहुत अच्छी तरीके से ओल्ड मैन ने ट्रीट किया था। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। और ओल्ड मैन ने उसको कैसे अच्छी तरीके से ट्रीट किया था, उसका एग्जाम्पल अगर आपने स्टोरी ढंग से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। ओल्ड मैन ने उसको पॉरेज बना के दिया था, एक प्रकार की खिचड़ी, उसके साथ कार्ड का गेम भी खेला था। तो ये चैप्टर का आंसर करने के लिए जरूरी ये है कि आपको चैप्टर की जो कहानी वो याद होनी चाहिए। तो जब उसको खिचड़ी बना के दिया, उसने कार्ड का गेम खेला, मतलब उसके साथ जो ट्रीटमेंट था वो क्या था, जेनरस था, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट था। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी राइट आंसर। एज पर आवर एक्सप्लेनेशन, हमारा एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। सार फेसेस ऑर्डिनरली मेट हिम मींस दैट पीपल यूजुअली रिएक्टेड अनफेवरेबली। लोग उसको देख के अनफेवरेबली रिएक्ट करते थे, मतलब नेगेटिव तरीके से रिएक्ट करते थे। लेकिन जब वो कॉटेज गया तो उसको डिफरेंट ट्रीटमेंट मिला। वहां जो ओल्ड मैन था वो बहुत ही काइंड था और गिविंग था, मतलब क्या था वो, जेनरस था, ठीक है। तो चलिए अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन 4, ये क्वेश्चन जो है वो पोएम कीपिंग क्वाइट से पूछा गया है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मतलब आपको एक लाइन दी गई है। वो लाइन ये है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, कि कोल्ड सी में, ठंडे समुद्र में जो फिशरमैन वेल्स को पकड़ रहे हैं, मछलियों को पकड़ रहे हैं, वो वेल्स को हार्म नहीं करेंगे। जो पोएट है पैब्लो नेरुडा, वो इस लाइन से अपना क्या कंसर्न या अपनी किस टेंशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। कंसर्न मतलब चिंता, टेंशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो किस चिंता को एक्सप्रेस कर रहे हैं? ऑप्शन ए है क्रुएलिटी टू एनिमल, क्रुएलिटी मतलब एनिमल के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करना। द प्लाइट ऑफ फिशरमैन, प्लाइट ऑफ फिशरमैन मतलब फिशरमैन की मजबूरी। ऑप्शन सी है फूड स्कैरसिटी, की खाने की कमी है। ऑप्शन डी है इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, की पर्यावरण को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो लाइन पढ़ के आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या बात की जा रही है, कि फिशरमैन जो है वो वेल्स को हार्म नहीं करेंगे, मतलब एनिमल के साथ क्रुएलिटी नहीं करेंगे, एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन के बेस पे है ये क्वेश्चन। आजकल जैसे सभी एग्जाम में जनरली असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आता है, तो इस बार हमारे एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आया है। असर्शन का मतलब क्या होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया होता है और उस स्टेटमेंट के पीछे आपको क्या दिया रहता है, रीजन, उसका कारण दिया रहता है। अब आपको जानना है कि ये सही है और क्या इसका रीजन भी सही है, या फिर ये सही है और इसका रीजन गलत है, या फिर रीजन सही है और असर्शन गलत है। तो उसके बेस पे आपको आंसर करना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, अ वाइस मैन हैज सेड, एक बहुत ही वाइस मतलब बहुत ही समझदार आदमी ने बोला था, बी ब्रेव इफ यू वांट टू लिव पीसफुली इन दिस वर्ल्ड, कि आपको क्या रहना है, ब्रेव रहना है, बहादुर रहना है। क्यों? अगर आपको इस दुनिया में पीसफुली रहना है, मतलब शांति से रहना है, तो क्या जरूरी है उसके लिए, आपका ब्रेव होना, बहादुर होना, ठीक है। कलाम ऑल्सो फील्स दैट स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, कलाम मीन्स एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी यही मानते थे कि स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट करती है, मतलब ताकत ही ताकत की रिस्पेक्ट करती है। अब हम लोग असर्शन समझ गए, स्टेटमेंट समझ गए, अब हमको देखना है उसके पीछे का रीजन, ठीक है। रीजन पढ़ के हमको समझ में आएगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। रीजन में है, मैन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग बोथ इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली, कि इंसान को स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए इकोनॉमिकली भी और मिलिटरीली भी, मतलब मनी के बेस पे भी आपको स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और मिलिटरीली भी आपको क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वीक होते हैं, मतलब कमजोर होते हैं, उनको लोग अपने फुट मतलब अपने पैरों के नीचे क्या कर देते हैं, क्रश कर देते हैं, दबा देते हैं। कमजोर को ही दबाया जाता है। ओनली द स्ट्रॉन्ग आर फियर्ड एंड रिस्पेक्टेड,
सिर्फ जो स्ट्रांग होता है लोग सिर्फ उसी से डरते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अब देखते हैं हम अपना ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ठीक है। ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों ट्रू है लेकिन आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी है ए ट्रू है और आर फॉल्स है। ऑप्शन डी है ए फॉल्स है और आर ट्रू है। अभी तक आप समझ गए होंगे कि हमारा असर्शन और रीजन दोनों सही है। जनरली हम अपनी लाइफ में भी देखते हैं कि आपको स्ट्रांग होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप वीक हो तो लोग आपको परेशान करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको होती है। तो इतना तो हम समझ गए कि दोनों सही है। और क्या ये इसका सही रीजन है? बिल्कुल है, ठीक है। क्योंकि इसमें बात की गई है कि आपको ब्रेव रहना है तभी आप पीसफुली रह पाओगे और स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट करती है। और इसमें उसका रीजन बताया गया है क्यों आपको ब्रेव होना जरूरी है, क्योंकि जो वीक होते हैं उनको लोग दबा देते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा है? ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है? द यूज ऑफ लर्निंग ग्रामर इज, ग्रामर सीखने का क्या यूज होता है? यूज मतलब क्या इस्तेमाल होता है। तो आपको कीवर्ड में ध्यान रखना है, हमारा कीवर्ड क्या है? यूज, किसका क्या इस्तेमाल होता है। पहला ऑप्शन है हमारा कि ग्रामर हमको क्या सिखाता है? करेक्ट राइटिंग और स्पीकिंग। दूसरा ऑप्शन है एक इंसान को जनरली उसके राइटिंग और स्पीकिंग के बेस पे लोग क्या करते हैं? जज करते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि ग्रामर क्या है? एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और फोर्थ ऑप्शन है कि ग्रामर हमारी लाइफ के लिए क्या है? नेसेसरी। कीवर्ड आपको ध्यान रखना है बच्चों, कीवर्ड क्या है? यूज, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल क्या है? करेक्ट राइटिंग और स्पीकिंग के लिए जरूरी है, बिल्कुल, ऑप्शन जे तो राइट है। दूसरा ऑप्शन, एक इंसान को उसकी राइटिंग और स्पीकिंग में लोग जज करते हैं। लोग तो बहुत सी सारी चीजों में जज करते हैं, तो राइटिंग और स्पीकिंग में भी जज करते हैं। इसलिए आपको ग्रामर सीखना जरूरी है ताकि आप करेक्ट राइटिंग और करेक्ट स्पीकिंग कर सको। तो ऑप्शन के भी क्या है हमारा? राइट है। ऑप्शन एल है कि ग्रामर एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ग्रामर एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन क्या ये ग्रामर का यूज है? नहीं। ऑप्शन एम है कि ग्रामर हमारी लाइफ के लिए एकदम नेसेसरी, एकदम जरूरी है। लाइफ के लिए ग्रामर एकदम जरूरी है। क्या ग्रामर के बिना आपकी लाइफ नहीं चलेगी? बिल्कुल चलती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ग्रामर नहीं आता लेकिन उनकी लाइफ तो चल रही है। तो एल और एम ऑप्शन हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ आसानी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और अपना एक्सपेक्टेड स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाउ टू मेक एडवर्टीजमेंट अट्रैक्टिव। कोई भी एड है तो उसको हमको अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, आकर्षित कैसे बनाना है। ऑप्शन जे है गिव कैची कैप्शन, बहुत ही कैची कैप्शन दो कि लोग तुरंत उस कैप्शन को कैच कर ले, पकड़ ले। जैसे कैची कैप्शन क्या हो सकता है? हरी, लिमिटेड पीरियड, ऑफर। आपने जनरली ये देखा ही होगा ये कैप्शन को, ठीक है। ऑप्शन के है उसमें और म्यूजिक ऐड करो। क्या और म्यूजिक ऐड करना जरूरी है? नॉट नेसेसरी। एडवर्टीजमेंट में बहुत सारा म्यूजिक होना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा म्यूजिक में काम चल जाता है। ऑप्शन एल है मेक यूज ऑफ क्रेजी स्लोगन, बहुत ही उसमें क्रेजी स्लोगन का यूज करो, ठीक है। और ऑप्शन एम है से इट विद ह्यूमर, ह्यूमर मतलब थोड़ा हंसी मजाक के साथ उसको बोलो। जैसे ह्यूमर के साथ क्या बोल सकते हो? जैसे बाय इट बिफोर योर नेबर डज। एड में ऐसा लिखा जा सकता है कि इसको अपने नेबर से पहले सामान को खरीद लो वरना खत्म हो जाएगा ये सामान। तो इन ऑप्शंस के बेस पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जे, एल और एम। म्यूजिक ऐड करना ज्यादा जरूरी नहीं होता एड में। जरूरी कि ये है कि आपका कैप्शन कैसा है, स्लोगन कैसा है और उसको आप कितना ह्यूमर के साथ बोले ताकि लोग उसको उस एड की तरफ अट्रैक्ट हो और उस सामान को खरीदने के लिए भी कन्विंस हो सके, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन के बेस पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है ये। आपको सेंटेंस दिया है जो कौन से वॉइस पे है? एक्टिव वॉइस पे, और आपको उसको कन्वर्ट करने की इसमें पैसिव वॉइस। सेंटेंस है पीपल से दैट फिग्स आर बेटर फॉर अस देन बनानास। लोग कहते हैं कि जो फिग्स है मतलब जो अंजीर होती है वो हमारे लिए ज्यादा बेटर होती है बनानास से, ठीक है। ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें, जो ये पीपल से दैट है इसको आप कन्वर्ट करोगे किसमें? इट इज सेड दैट, इसमें कन्वर्ट करोगे आप इसको। और ये जो आगे स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो जिस टेंस में लिखा है वैसा ही लिखा रहेगा, उसके टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऐसा लोगों का कहना है कि फिग्स हमारे लिए ज्यादा बेटर होती है बनानास से, ठीक है। आप ऑप्शन देख के भी एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे ऑप्शन सी है आपका, बनानास आर बेटर फॉर अस देन फिग्स। इसमें तो ऑप्शन को ही चेंज कर दिया गया, सेंटेंस को ही चेंज कर दिया गया। इसमें बोल रहे कि बनाना ज्यादा बेटर होती है फिग्स से,
ऑप्शन डी में बोला गया है कि दोनों फिग्स और बनानास बेटर होते हैं। तो ऐसी बात तो क्वेश्चन के सेंटेंस में नहीं की गई थी। ये या ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला पीपल से दैट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इट इज सेड दैट में, और वो चीज हमको ऑप्शन ए में नहीं दिख। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द मोस्ट एप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन फॉर द टाइटल ऑफ द चैप्टर डीप वाटर इज दैट। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि सबसे एप्रोप्रिएट मतलब सबसे करेक्ट जस्टिफिकेशन क्या है इस टाइटल का। जो टाइटल है हमारा डीप वाटर, ये टाइटल इस चैप्टर को क्यों दिया गया है, उसके पीछे क्या रीजन है, उसको सबसे इंपॉर्टेंट जस्टिफिकेशन क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है इट्स अबाउट द डेंजरस डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल। ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि इसमें स्विमिंग पूल की बहुत ही डेंजरस गहराई के बारे में बात की गई है। ऑप्शन बी है कि ये रिवील करता है कि ऑथर्स लैक ऑफ श्योरिटी अबाउट ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ स्विमिंग। डीप वाटर से हमको ये पता चल रहा है कि ऑथर जो है वो श्योर नहीं था कि क्या मैं अपने स्विमिंग के फियर से कभी बाहर निकल पाऊंगा। ऑप्शन सी है इट अंडरलाइंस द ऑथर्स फियर ऑफ वाटर एंड हाउ ही ओवरकम्स इट। ऑप्शन सी बोलता है कि ऑथर को पानी से कितना ज्यादा डर लगता था और कैसे वो इस डर को ओवरकम किया, मतलब कैसे इस डर से बाहर निकल सका। ठीक है, ऑप्शन डी है इट इंक्लूड्स द मेथड्स ऑफ ऑथर्स कोच टू ओवरकम द फियर ऑफ डीप वाटर। डीप वाटर के टाइटल से हमको ये पता चलता है, ऑप्शन डी बोल रहा है कि ऑथर के कोच ने क्या क्या मेथड यूज किया था ऑथर के पानी के डर को ओवरकम करने के लिए, मतलब उसको पानी के डर कम करने के लिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। अब ये जानने के लिए आपको क्या जरूरी है कि आपको स्टोरी और डीप वाटर की जो पूरी कहानी है वो आपको क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हो डीप वाटर में स्विमिंग पूल के डेप्थ के बारे में तो बात नहीं की गई थी कि कितना गहरा है। इसमें ये भी बात नहीं की गई थी कि ऑथर जो है वो श्योर नहीं है कि वो क्या अपने स्विमिंग या पानी के डर से कभी बाहर निकल सकता है कि नहीं। इसमें मेथड की बात तो बताई गई थी, लेकिन ये टाइटल का एप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन नहीं है। एप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन क्या है, सी, कि ऑथर को पानी से कितना डर लगता था और वो कैसे इस डर से ओवरकम किया, बाहर निकल सका। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम अपना। एक्सप्लेनेशन है डीप वाटर इज अबाउट द ऑथर्स फियर ऑफ वाटर एंड स्ट्रगल टू ओवरकम इट। इसमें क्या बात की गई थी कि ऑथर को पानी से कितना ज्यादा डर लगता था और वो कितना स्ट्रगल किया, कितना संघर्ष किया इस डर से बाहर निकलने के लिए। The title reflects his deep-seated fear, like deep water, and the process of facing and conquering it. कि कैसे वो इस डर को फेस किया और उसको कॉन्कर किया, मतलब हराया। इसमें दोनों बात की गई है। कौन सी दोनों बात की गई है, उसके डर की भी और उसके जर्नी ऑफ ओवरकमिंग इट। डर भी था उसको और उस डर से वो कैसे ओवरकम किया, दोनों की बात की गई। इसलिए हमारा सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, कन्फ्रंटिंग द फियर ऑफ डीप वाटर एंड एमर्जिंग स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी एक अलग ही प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था आपको। इसमें आपको फॉर्मल, इनफॉर्मल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्पीच, एडवर्टीजमेंट और उसके बाद सेकेंड कॉलम में कुछ बातें दी गई है और जिससे आपको फर्स्ट कॉलम को क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं फॉर्मल लेटर में हम क्या यूज करते हैं, योर्स फेथफुली। इनफॉर्मल में हम लोग क्या यूज करते हैं, योर्स फॉर एवर या योर्स लविंगली। एक गुड स्पीच का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, एक अच्छा स्पीच क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर मैं आपको कुछ स्पीच दे रही हूँ और आपको वो समझ ही ना आए तो फिर क्या वो अच्छा स्पीच कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। तो एक अच्छा स्पीच क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ताकि ऑडियंस को वो समझ में आए। क्लियर के लिए क्या वर्ड यूज किए गए यहाँ पे, क्लैरिटी। नेक्स्ट ऑप्शन डी, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट आसानी से आप पहचान सकते हो, कार का एडवर्टीजमेंट है। क्या लिखा है इसमें, इट इज नॉट जस्ट अ कार, इट इज अ केयर। ये क्या है, एक प्रकार का, व्हाट इज दिस, ये क्या है, एक प्रकार का स्लोगन है कि ये सिर्फ कार नहीं, ये केयर है। तो क्या है, एक प्रकार का स्लोगन है, ताकि जो भी ऑडियंस एड देख रही है वो उसकी तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो। ठीक है, तो मैच कर लो आप। ऑप्शन ए फोर्थ से मैच हो रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, इन दोनों में नहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट। ठीक है, ऑप्शन बी, इनफॉर्मल, योर्स फॉर एवर, इसमें है, इसमें नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गया। कैरेक्टर्स ऑफ गुड स्पीच फर्स्ट में है, इसमें है। एडवर्टीजमेंट सेकेंड, ये। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी सही आंसर है। जैसे कि आप एक्सप्लेनेशन में भी आप देख सकते हैं, क्लैरिटी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एक अच्छे स्पीच का। ठीक है, फॉर्मल लेटर में हम क्या यूज करते हैं, योर्स फेथफुली। इनफॉर्मल लेटर में योर्स फॉर एवर। गुड स्पीच क्या होना चाहिए,
क्लियर, एकदम साफ होना चाहिए और एडवर्टीजमेंट में कैची स्लोगन्स होता है ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। ठीक है, आई होप बच्चों आपको आसानी समझ में आ रहा होगा और आप जान पा रहे हैं कि जो आंसर सही है वो क्यों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो हमने अपने इंग्लिश के 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया एंड आई होप मैंने जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया वो आपको आसानी समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, दैट्स व्हाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, हियर गोल्ड इंडिकेट्स व्हाट इन लॉस्ट स्प्रिंग। तो ये कौन से चैप्टर से ये पूछा गया है? लॉस्ट स्प्रिंग, जो आपकी फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 2 था। ठीक है, इसमें एक स्टेटमेंट दिए गए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो आप जानते इसमें आया है, जैसे रेड ट्रैप वाले में आया था वैसे इसमें भी आया। स्टेटमेंट क्या है हमारा कि इसीलिए वो छोड़ के चले गए क्योंकि वो बड़े शहर में जाके क्या ढूंढ रहे थे? गोल्ड। तो पूछ रहे क्वेश्चन कि गोल्ड का मतलब क्या है इसमें। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, अगर आपको चैप्टर के क्वेश्चन को आंसर करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? आपको स्टोरी मालूम होना जरूरी है। ठीक है, अभी तक हमने लास्ट लेसन का देखा, डीप वाटर का देखा और रेड ट्रैप का देखा। आपको क्या समझ में आया अभी तक कि आपको कंसंट्रेट किस में करना है? उसकी स्टोरी में। स्टोरी मालूम है तो आप आसानी से आंसर कर सकते। तो जो रैक पिकर्स आए थे, कूड़ा बीनने वाले आए थे, कहाँ से? ढाका से। वो कहाँ आए थे? सीमापुरी दिल्ली में आए थे। तो दिल्ली में आके वो क्या ढूंढते थे? रैक पिकिंग करते टाइम गोल्ड ढूंढते थे। उनके लिए गोल्ड क्या है? मिसफॉर्च्यून ऑफ सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांस मतलब उनकी सिचुएशन का मिसफॉर्च्यून, दुर्घटना है? बिल्कुल नहीं। एम्पल वेल्थ, बहुत सारा वेल्थ, बहुत सारा पैसा है? नहीं, उनके लिए उनके पास कहाँ इतना सारा पैसा था। ऑप्शन डी, अ साइन ऑफ लग्जरी। गोल्ड का मतलब है कि आप बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी, महंगे महंगे प्रोडक्ट का आप यूज कर रहे हो। क्या ऐसे कोई प्रोडक्ट इन लोग यूज करते थे? नहीं। ऑप्शन सी है मीन्स ऑफ सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब जिंदा रहना और जिंदा रहने का एक मीन्स, जरिया। तो उनके लिए गोल्ड क्या था? जिंदा रहने का एक जरिया था। उनके लिए गोल्ड क्या होता था कि कूड़ा बीनते टाइम कोई यूज किया हुआ शूज मिल गया, ठीक है, कोई यूज किया हुआ बैग मिल गया, 10 रुपए का नोट मिल गया, यही सब उनके लिए क्या होता था? गोल्ड होता था। ठीक है, तो लॉस्ट स्प्रिंग में लोग अपना घर छोड़ के शहर आए थे गोल्ड ढूंढने के लिए। गोल्ड उनके लिए क्या था? एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल था एंड सपोर्ट देयर फैमिली। दे डू नॉट गो फॉर लग्जरी, कोई लग्जरी नहीं ढूंढ रहे थे उन लोग। दे होप टू फाइंड गोल्ड सो दे कैन सर्वाइव एंड मीट देयर बेसिक नीड। गोल्ड इससे ढूंढते थे ताकि वो सर्वाइव कर सके, जिंदा रह सके, अपनी बेसिक नीड को पूरा कर सके। तो यहाँ पे गोल्ड का मतलब क्या है? एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, आप हिंदी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। गोल्ड का मतलब है जीवित रहने का साधन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच फॉर ही सेड आई मस्ट गो नाउ। क्वेश्चन बोल रहा है, फिर से ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है? नरेशन का। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो सेंटेंस है इसका करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। जैसे कि आपको रूल मालूम होगा, रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले नरेशन बनाते टाइम हम क्या करते हैं? ही सेड, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम क्या लगाते हैं? दैट। ठीक है, क्योंकि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिए क्या लगाएंगे? दैट। दैट का किसमें दिख रहा है? इसमें, इसमें और इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, तो बी और डी ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो ये नाउ है, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? इसमें देन होता है, लेकिन देन है इसमें नहीं है। एट वंस होगा क्या? नहीं, एट वंस नहीं होता। नाउ किस में कन्वर्ट होता है? देन में। इसमें भी एट वंस लिखा हुआ है, ये ऑप्शन भी क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। उसने बोला मुझे अब जाना चाहिए, तो उसने अपने बारे में बताया मुझे अब जाना चाहिए। अब मैं अगर किसी थर्ड पर्सन को जाके इसको बताऊंगी तो मैं क्या बोलूंगी? उसने बोला उसको अब जाना चाहिए, तो आई की जगह में मैं क्या यूज करूंगी यहाँ पे? ही। मस्ट का मस्ट रह गया। ठीक है, मॉडल वर्ब है ये। गो फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, और नाउ, नाउ देन नहीं है तो आप इसी ऑप्शन को क्या मानोगे? करेक्ट मानोगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही, एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, जैसे कि आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सेड, कोई चेंजेस नहीं हुआ उसमें। मस्ट, मस्ट ही रहा, नो चेंजेस। प्रोनाउन चेंज हुआ, आई से क्या हो गया? ही। टाइम चेंज हुआ, नाउ का नाउ रहा, वैसे तो देन होता है बट हमारे ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए हमारा इसमें सेम रहेगा। और फिर हमारा करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच क्या बनेगा? ही सेड दैट ही मस्ट गो नाउ। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया आपको द फ्रेज रूटलेस वीड। ये जो फ्रेज है रूटलेस वीड, जो पोयम में दी गई थी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इसमें रूटलेस वीड किसको बोला गया? सबसे पहले रूटलेस का मतलब क्या होता है? हैविंग नो रूट्स, जिसकी कोई जड़ ना हो, और जिसकी जड़ नहीं है मतलब उसके पास कोई प्रॉपर होम नहीं है और या फिर कोई प्रॉपर
सपोर्ट नहीं है, ठीक है। वीड का मतलब क्या होता है? अनवांटेड प्लांट। जो प्लांट अनवांटेड है, जो किसी नेग्लेक्टेड प्लेस में ग्रो हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वीड। हमने उस प्लांट को लगाया नहीं था, वो अपने आप ग्रो हो गया, तो वो अनवांटेड प्लांट। तो जिसके पास कोई प्रॉपर होम नहीं है और वो अनवांटेड प्लांट के जैसे ग्रो होते जा रहे हैं, तो वो कौन थे इस पोयम में? स्लम चिल्ड्रन थे, टीचर्स थे, पेरेंट्स थे कि एडल्ट्स थे? कौन थे वो? स्लम चिल्ड्रन थे। स्लम में रहने वाले बच्चे के पास कोई प्रॉपर अच्छा सा घर नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, तो इसमें रूटलेस फीड किसको बोला गया? स्लम के बच्चों को, ठीक है। झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चों को बोला गया यहाँ पे रूटलेस वीड। ये बच्चे पॉवर्टी में रहे, गरीबी में रहे, नेग्लेक्ट में रहे, मतलब कोई इन पर ध्यान नहीं देता था, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट जो है वो कंपेयर कर रहे हैं बच्चों को किसमें? बच्चों को किससे कंपेयर कर रहे हैं? वीड से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों के पास कोई प्रॉपर घर नहीं है, केयर नहीं है और गाइडेंस नहीं है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछा गया है? द लास्ट लेसन, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्टोरी मालूम होना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन में पूछा गया है, हु वर सिटिंग ऑन द बैक बेंच इन द स्टोरी द लास्ट लेसन ऑन द लास्ट लेसन। जब फ्रांज जो बच्चा था वो जब क्लास में आता है तो वो क्या देखता है? लास्ट के बेंचेस में कौन लोग बैठे थे? कौन बैठे थे? फ्रांज बैठा था? नहीं, वो तो खुद क्लास में आके इस चीज को देखता है। पेरेंट्स बैठे थे या न्यू टीचर बैठे थे या विलेज पीपल बैठे थे? कौन बैठा था? गाँव के सबसे पुराने आदमी लास्ट के बेंचेस में जाके बैठे थे। तो ये गांव के सबसे पुराने आदमी क्यों आए थे लास्ट के बेंचेस में बैठने के लिए? क्योंकि वो फेयरवेल देने आए थे। एम हेमिल के जो टीचर था उसको फेयरवेल देने आए थे, उसको थैंक्स बोलने आए थे, क्योंकि टीचर उस स्कूल में कितने साल से पढ़ा चुका था? अभी तक 40 साल तक के 40 साल से पढ़ा चुका था। और ये जो विलेज पीपल थे इनको अपनी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती थी और ये और ज्यादा अपनी लैंग्वेज को सीखना चाहते थे, इसलिए वो लास्ट बेंच पे बैठे थे विंडो के पास। और फ्रांज कहाँ बैठा था? फ्रंट बेंच बैठा था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। कौन से टॉपिक से पूछा गया है ये? फॉर्मल लेटर, ठीक है। जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर पढ़ते हैं सबसे पहले हम उसकी मीनिंग जानते हैं, फिर उसका फॉर्मेट जानते हैं। एंड एज ऑब्वियस पहले भी इसका फॉर्मेट पूछा जा चुका है और इस बार भी इसका फॉर्मेट पूछा गया है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट फॉर्मेट क्या होगा? क्या जरूरी है इसके लिए? आपको फॉर्मेट याद होना जरूरी है। सबसे पहले क्या आता है? एड्रेस आता है और डेट आता है। उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट लिखते हैं हम लोग। अ लेटर टू द एडिटर करके सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर क्या आता है? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैम, ये क्या होता है हमारा? सैल्यूटेशन। सबसे पहले एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर सैल्यूटेशन आएगा, फिर लेटर का पूरा बॉडी पार्ट आप लिखते हो, ठीक है। और लास्ट में क्या रहता है? उसका सिग्नेचर। तो चलिए हम इसको जमाते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा एल। एल यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन को हम क्या कर देंगे? एलिमिनेट। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा? एम। यहाँ पे एम है, इसमें नहीं है, ये भी ऑप्शन क्या हो गया? एलिमिनेट। फिर क्या आएगा हमारा? एन, फिर ओ और फिर लास्ट में के। तो आंसर कौन सा सही? ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चंस ज्यादा टफ नहीं आए थे, इजी आए थे बच्चों। जरूरी क्या? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना और आपको सारे चैप्टर की स्टोरी मालूम होना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा गया है फ्रांज लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट। फ्रांज मतलब ये कौन से चैप्टर से पूछा गया है? द लास्ट लेसन, ठीक है। तो फ्रांज ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज ढूंढता था, ऐसे कौन से मौके ढूंढता था ताकि वो स्कूल को स्किप कर सके, स्कूल ना जा सके। स्कूल ना जाने के लिए वो क्या क्या मौके ढूंढता था? मिल में जाके काम करता था, फिशिंग करता था, प्लांट को जाके पानी देता था, या फिर बर्ड के एग कलेक्ट करता था। ऑप्शन तो इसमें से कोई भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन आपको वही ऑप्शन पिक करना है जो ऑप्शन आपके स्टोरी में दिया गया था। स्टोरी में क्या दिया गया था? कलेक्ट बर्ड एग। फ्रांज स्कूल स्किप करने के लिए क्या करता था? जाके बर्ड्स के एग को कलेक्ट करता था, ठीक है। तो स्टोरी के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी राइट है, ठीक है। तो स्टोरी में फ्रांज ऑफन लुक्ड फॉर वेज टू अवॉइड गोइंग टू स्कूल। ही वुड एस्केप स्कूल टू कलेक्ट बर्ड एग। स्कूल से भाग जाता था या स्कूल जाता ही नहीं था ताकि वो बर्ड के एग को कलेक्ट कर सके, ठीक है। स्कूल से बचने के लिए मौका ढूंढता था और पक्षियों के अंडे इकट्ठे करता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द महाराजा सो एंग्शियस टू किल द 100 टाइगर। महाराजा इतना एंग्शियस क्यों था, इतना एक्साइटेड क्यों था, इतना घबराया हुआ क्यों था अपने 100 टाइगर को मारने के लिए, इतना टेंशन में क्यों था? कौन से चैप्टर से पूछा गया है ये? विस्तास बुक का सेकेंड चैप्टर
टाइगर किंग। तो वो पूरे 100 टाइगर मतलब लास्ट टाइगर को मारने के लिए वो इतना एंशियस क्यों था? टू प्रूव हिज हंटिंग स्किल्स। क्या महाराजा अपनी हंटिंग स्किल्स को प्रूव करने के लिए ये सब काम कर रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने पावर को प्रूव करना चाहता था कि मेरे अंदर कितना पावर है, उसको प्रूव करने के लिए? नहीं। ऑप्शन डी है बिकॉज ही लव टू डू सो, क्योंकि उसको टाइगर को मारना बहुत पसंद था। क्या इसके लिए? नहीं। चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है बच्चों, स्टोरी चैप्टर के स्टोरी के अकॉर्डिंग। स्टोरी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा सही होगा? टू एंश्योर हिज सेफ्टी, क्योंकि महाराजा चाहता था कि मैं अगर मैं 100 टाइगर मार लूंगा तो फिर मैं क्या रह जाऊंगा? सेफ, मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है। एंड प्रूव द प्रिडिक्शन रॉन्ग, और एस्ट्रोलॉजर ने उसके पैदा होते ही जो प्रिडिक्शन किया था, जो भविष्यवाणी की थी कि इस किंग की डेथ किससे होगी? टाइगर से, उस प्रिडिक्शन को वो क्या प्रूफ करना चाहता था? गलत। इसीलिए उसने 100 टाइगर को मारने के लिए वो बहुत ज्यादा क्या था? एंशियस। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो वो क्यों मानना चाहता था, ताकि वो अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सके और एस्ट्रोलॉजर के प्रेडिक्शन को रॉन्ग प्रूफ कर सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 3 क्वेश्चन बचा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। फिर से नरेशन क्वेश्चन है इसमें। तो आपको क्या समझ में आया इससे कि आपके इस बार के एग्जाम में कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है? नरेशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ही सेड टू मी आई वर्कड हार्ड। उसने मेरे को बोला कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। ठीक है, कैसे बनाना है आपको इसको? सबसे पहले देखो, ही सेड टू। नरेशन में अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब सेड टू है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में किस में चेंज होता है? टोल्ड में। देखो टोल्ड किस में दिख रहा है आपको? इसमें है? नहीं। इसमें है? नहीं। इसमें है? नहीं। बहुत आसान था बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होता तो आप इसको बना लेते। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तीनों ऑप्शन क्या हो गए? एलिमिनेट। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा? बी। आगे देखते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या आएगा? दैट। क्यों दैट आएगा? क्योंकि ये क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फिर आई वर्कड हार्ड, ये सब्जेक्ट है, आई वर्कड वर्ब का सेकंड फॉर्म है और हार्ड आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसने मेरे को बोला मैंने बहुत मेहनत किया। मैं किसी और पर्सन को जाके क्या बोलूंगी? उसने मेरे को बोला कि उसने बहुत मेहनत किया, तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ही में। और नरेशन के रूल के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब सिंपल पास्ट में होता है, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ही सब्जेक्ट, हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्क, वर्कड, वर्कड। तो ये ऑप्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा यहाँ पे? वर्कड, और ऑब्जेक्ट हार्ड। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी। ठीक है, सेड टू किस में कन्वर्ट हो? हमारा टोल्ड में, एज पर द रूल्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 जो पूछा गया किससे? पोएम से। कौन सी पोएम से बच्चों? माई मदर एट 66। ठीक है, तो चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ द पोएट्स इमोशन इन द पोएम। पोएट जो इसमें थी कमला दास, उनको अलग अलग इमोशंस फील हुए जब वो अपनी मदर के साथ कार में बैठ के कहाँ जा रही थी? एयरपोर्ट। तो उनको जो इमोशंस फील हुए उसका आपको करेक्ट सीक्वेंस सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो पोएम के अकॉर्डिंग सबसे पहले पोएट जो है उनको क्या होता है? रियलाइज होता है। क्या होता है? रियलाइज। इस चीज का एहसास होता है क्योंकि मदर क्या होते जा रही है? बहुत ज्यादा ओल्ड होते जा रही है, और उनका फेस उतना ही ओल्ड दिख रहा है जितने एज की वो है। कितने एज की थी वो? 66। फिर उनको इस चीज का पेन होता है, दर्द होता है कि मेरी मदर का फेस एकदम रिंकल से भरा हुआ है, ऐश के जैसा दिख रहा है, काली राख के जैसा दिख रहा है। तो इस चीज का उनको क्या होता है? दर्द होता है। फिर वो इस चीज को निगेट करती है। निगेट मतलब डिनाई करती है, रिजेक्ट करती है। क्या रिजेक्ट करती है? उनको थोड़ा दर्द होता है कि कहीं अपनी मदर को मैं खो ना दूं, उनको इस चीज का दर्द भी होता है। लेकिन फिर वो निगेट करती, डिनाई करती, रिजेक्ट करती इस चीज को कि नहीं, मैं जब वापस आऊंगी तो मेरी मदर मुझे हेल्दी मिलेगी और मैं अपनी मदर को नहीं खोऊंगी। ठीक है, और लास्ट में एक्सेप्ट करती है इस चीज को कि हाँ डेथ इनएविटेबल है, डेथ को आप अवॉइड नहीं कर सकते, इस चीज को वो एक्सेप्ट करती है। तो ये उनका करेक्ट सीक्वेंस था उनके इमोशंस फील करने का। ठीक है, पहले रियलाइज करती है, फिर उनको इस चीज का पेन होता है, दर्द होता है, लेकिन वो निगेट करती है, डिनाई करती है, रिजेक्ट करती है कि नहीं अपनी मदर को मैं नहीं खोऊंगी, और लास्ट में वो इस चीज को एक्सेप्ट करती है कि डेथ क्या है? इनएविटेबल, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले पोएट क्या करती है? रियलाइज करती है ओल्ड एज के बारे में कि मदर की एज होते जा रही है, और हार्डशिप ऑफ हिज मदर की मदर को एज के अकॉर्डिंग कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। मदर के देन फील्स पेन सीइंग हर सैक्रिफाइस, मदर के सैक्रिफाइसेस को देख करके उनको पेन होता है, दर्द होता है। देन
वो डिनाई करती है, रिफ्यूज करती है हार्श रियलिटी को कि अपनी मदर को मैं खोऊंगी नहीं, खोने का जो डर था उसको वो निगेट कर देती है, डिनाई कर देती है, और लास्ट में एक्सेप्ट करती है इस चीज को लव और ग्रेटिट्यूड के साथ कि हाँ डेथ क्या है, इनइविटेबल है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपको कौन से टॉपिक से, स्पीच से। ठीक है, और आपको स्पीच के फॉर्मेट को यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो फॉर्मेट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट पूछा गया है और फिर यहाँ पे स्पीच का भी फॉर्मेट पूछा गया है। तो स्पीच हम सब स्कूल में स्पीच देते हैं, इंडिपेंडेंस डे में, रिपब्लिक डे में, तो आप आसानी से इसका आंसर गैस कर सकते थे कि स्पीच में सबसे पहले क्या होता है और उसके बाद क्या होता है और लास्ट में क्या होता है, वो सब चीज को आप आसानी से गैस कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले क्या होता है स्पीच में, हम हेडिंग होता है हमारा, जैसे इंडिपेंडेंस डे में मैं स्पीच दे रही हूँ, सबसे पहले मैं हेडिंग लिखूंगी इंडिपेंडेंस डे। फिर उसके बाद क्या होता है फॉर्मल एड्रेस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। फॉर्मली अपने आप को एड्रेस करूंगी वहां पे कि मेरा नाम क्या है, सबको वहां पे जो बैठे हैं उनको गुड मॉर्निंग विश करूंगी और अपने टॉपिक का क्या करूंगी, इंट्रोडक्शन दूंगी। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ थॉट, धीरे धीरे अपने टॉपिक के बाद में जो मेरे थॉट्स हैं उसको बताऊंगी। फिर कंक्लूजन, अपने टॉपिक को कंक्लूड करूंगी और लास्ट में क्या बोलूंगी, थैंक्स बोलूंगी। तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हेडिंग, एल फॉर्मल एड्रेस एंड इंट्रोडक्शन, एन डेवलपमेंट ऑफ थॉट, के कंक्लूजन और एम थैंक्स। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहले हेडिंग रहेगा, फॉर्मल एड्रेस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, थॉट डेवलप करेंगे, देन कंक्लूजन, लास्ट में थैंक। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हम खत्म करते हैं हमारे इंग्लिश का 1 से लेकर 20 तक का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आंसर सही है वो क्यों सही है, उसके पीछे का लॉजिक और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप अपना जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।